हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बीआरएम एजुकेशन ग्रुप में स्वागत है। आज की हम बायोलॉजी की क्लास है वो प्रारंभ करेंगे। बायोलॉजी की क्लास में हम क्लास 12th है, उसमें संपूर्ण अध्याय है उनके बारे में अध्ययन करेंगे और उनमें से जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण अध्याय हैं उनके बारे में हम पहले अध्ययन करेंगे। देखो, सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि क्लास 12 की जीव विज्ञान है, उसमें कुल अध्याय है वो 42 हैं और इन 42 अध्याय को 2 भागों में डिवाइड किया है। वैसे बुक है वो एक ही है, लेकिन 2 भागों में इसे बांटा है, बॉटनी और जूलॉजी में। तो पहले अध्याय 1 से 20 तक वो अध्याय बॉटनी के हैं और 21 से 42 तक ये अध्याय है वो जूलॉजी के हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बोर्ड की ये गाइडलाइन बनी है कि यदि मान लो स्कूलें देरी से खुलेगी तो सिलेबस है आप लोगों के वो कम कर दिया जाएगा। कम किस प्रकार से होगा कि जैसे मान लो कि ये 42 अध्याय हैं, इन 42 अध्याय में से कम कर देंगे। यदि 1 महीने देरी से स्कूलें खुलती है, ऑफलाइन स्कूल प्रारंभ होती है, तो इस 42 की जगह है 30 अध्याय हो जाएंगे या 35 अध्याय हो जाएंगे। तो कुछ अध्याय है उनको हटा दिया जाएगा। तो हम इन ऑनलाइन क्लास में उन्हीं अध्याय का अध्ययन करेंगे या उन्हीं पाठों को हम पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उन पाठों का हटने का चांस बिल्कुल नहीं है। मतलब वो पाठ रहेंगे चाहे स्कूल 1 महीने से खुले या 2 महीने से के बाद में खुले। इसलिए इन क्लासों में हम जो महत्वपूर्ण अध्याय हैं उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम बायोलॉजी की क्लास में को स्टार्ट करेंगे, क्लास 12 की। इसमें देखो, सबसे पहले हम बॉटनी की क्लासें या बॉटनी की जो प्रथम इकाई है, बॉटनी की प्रथम इकाई है, उसके बारे में हम अध्ययन है वो प्रारंभ करेंगे। तो बॉटनी की पहली इकाई है, उसके अंदर 4 अध्याय हैं और वो चारों अध्याय में से वार्षिक परीक्षा के अंदर 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 अध्याय है पहली इकाई में और 4 ही अंकों के प्रश्न उसमें से आते हैं वार्षिक परीक्षा में। तो सबसे पहले हम उसी में अध्ययन करेंगे। और उसका अध्ययन हम सबसे पहले क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज तक की जितने भी समय में जैसे मान लो सिलेबस चेंज होता है तो ये अध्याय है ये निश्चित रहते हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं। तो आगे भी मान लो अगर चेंज हो, सिलेबस कम हो, तो उसके अंदर ये यूनिट है ये रहेगी, इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। इसलिए हम पहले इस यूनिट को प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, अध्याय प्रथम, पहला अध्याय है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है आवर्तबीजी पादपों में जनन, लैंगिक, अलैंगिक व कायिक। सबसे पहला अध्याय है जिसका नाम है आवर्तबीजी पादपों में जनन। किस प्रकार से? लैंगिक, अलैंगिक और कायिक। तो इस अध्याय में हम सबसे पहले आवर्तबीजी पादपों के बारे में अध्ययन करेंगे कि आवर्तबीजी पादप क्या होते हैं। उसके पश्चात जनन क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, और उसके बाद में आवर्तबीजी पादपों में जनन है वो किस प्रकार से होता है। लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, या फिर हम ये कहें कि कायिक जनन
क्या होता है, तो इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे हम इस अध्याय में। तो देखो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं कि आवर्तबीजी पादप है वो होते क्या है। आवर्तबीजी पादप, देखो आवर्तबीजी पादप की यदि हम परिभाषा देखें तो इसकी मैं अनेक परिभाषाएं बताऊंगा आप लोगों को, तो उनमें से जो आप लोगों को सरल लगे वो परिभाषा आप लोगों को याद रखनी है। तो देखो आवर्तबीजी पादप में जैसे पहली परिभाषा में ये बताऊं कि वे पादप जिनमें बीज फल के अंदर होते हैं। देखो बीज और फल ये भी हम पढ़ेंगे इस पाठ में कि बीज का निर्माण कैसे होता है और फल का निर्माण कैसे होता है। पहले देखो परिभाषा देखना कि आवर्तबीजी पादप किसे कहेंगे हम, तो वे पादप जिनमें बीज फल के अंदर पाए जाते हैं उन्हें हम आवर्तबीजी पादप कहते हैं। ठीक है, आवर्तबीजी पादप किसे कहेंगे कि वे पादप जिनमें बीज फल के अंदर पाए जाते हैं उन्हें हम आवर्तबीजी पादप कहते हैं। तो एक तो ये परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा देखो कि वे पादप जिनके बीज आवृत होते हैं। ठीक है, दूसरी परिभाषा आप ये भी लिख सकते हो कि वे पादप जिनके बीज है वो आवृत होते हैं उन्हें हम आवर्तबीजी पादप कहते हैं। आवृत कैसे, कि जैसे मान लो कि ये बीज है, जैसे ये बीज है और इसके चारों तरफ आवरण पाया जाता है। ठीक है, ये अंदर क्या है, ये बीज है और इसके चारों तरफ ये क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है। ठीक है, तो उन पादपों को हम क्या बोलेंगे, आवर्तबीजी पादप बोलेंगे। कि वे पादप जिनके बीज आवृत होते हैं, बीज के चारों तरफ आवरण पाया जाता है, उसको हम आवर्तबीजी पादप कहते हैं। तो ये हो गई इसकी दूसरी परिभाषा। उसके बाद में देखो इसकी तीसरी परिभाषा। तीसरी परिभाषा ये है और परिभाषा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। यदि मान लो आप ये तीसरी परिभाषा याद रखते हो तो ये सबसे ज़्यादा अच्छी परिभाषा है कि वे पादप जिनमें द्विगुणन व, या फिर हम इसमें ये लिखें कि द्विगुणित व अगुणित। देखो ये पीढ़ियां हैं, इनके बारे में मैं बताऊंगा कि ये होता क्या है। पहले आप लोग परिभाषा सुन लेना कि आवर्तबीजी पादप किसे बोलेंगे। इसकी तीसरी परिभाषा ये कि वे पादप जिनमें द्विगुणित व अगुणित पीढ़ियां एकांतर क्रम में चलती है उसे हम आवर्तबीजी पादप कहते हैं। दोबारा सुनना कि वे पादप जिनमें द्विगुणित व अगुणित पीढ़ियां एकांतर क्रम में चलती है उसे हम आवर्तबीजी पादप कहते हैं। अब देखो होता क्या है कि द्विगुणित, इसको हम किससे लिखते हैं, 2n से लिखते हैं। द्विगुणन को हम किससे लिखेंगे, 2n से लिखेंगे। और अगुणित इसको हम किससे लिखते हैं, n से लिखते हैं। ये इनका चिन्ह है, या हम ये कहें कि ये क्या है, इनका प्रतीक है कि द्विगुणित होता है उसको 2n से लिखते हैं और अगुणित होता है उसको हम किससे लिखते हैं, n से लिखते हैं। ठीक है, अब देखो कि ये द्विगुणित होता क्या है, अगुणित क्या होता है। इसके लिए देखो मैं आप लोगों को पहले ये बताता हूं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा युग्मक। ठीक है, कि युग्मक होता क्या है, युग्मक किसे कहते हैं। जो यदि हम बायोलॉजी की क्लास में है तो हमें यह बेसिक जानकारी आवश्यक है कि युग्मक क्या होता है। फिर भी कई लोगों को ये पता नहीं रहता है, नाम सुनते हैं, नाम सभी का सुना हुआ है कि युग्मक क्या है, परंतु लगभग को ये पता नहीं रहता कि युग्मक किसे कहते हैं या इसकी परिभाषा क्या होती है। तो देखो ये बेसिक, ये अपने को ध्यान रखना है कि जनक कोशिका से बनने वाली
जनक कोशिका से बनने वाली अगुणित कोशिका, अगुणित कोशिका को हम क्या बोलेंगे? युग्मक कहेंगे। युग्मक किसे कहते हैं? कि जनक कोशिका से बनने वाली अगुणित कोशिका को युग्मक बोलते हैं। तो देखो नाम क्या आया है? अगुणित। हम क्या खोज रहे हैं? द्विगुणित और अगुणित क्या होता है। तो इस परिभाषा में नाम क्या आया है? अगुणित नाम आया है। ठीक है, तो युग्मक सबसे पहले कि जनक कोशिका से बनने वाली अगुणित कोशिका को हम क्या बोलेंगे? युग्मक बोलेंगे। कैसे? जैसे मान लो कि हम उदाहरण लेते हैं मनुष्य। ठीक है, मनुष्य है, उसमें नर और मादा है। ठीक है, तो मनुष्य में नर युग्मक और मादा युग्मक, यदि आपको यह पूछा जाए कि नर युग्मक का नाम बताइए और दूसरा ये पूछा जाता है कि मादा युग्मक का नाम बताइए, तो नर युग्मक का नाम क्या होता है? शुक्राणु होता है। नर युग्मक का नाम क्या होता है? शुक्राणु होता है। और मादा युग्मक का नाम क्या होता है? अंडाणु होता है। तो ये तो क्या है? नर युग्मक का नाम और मादा युग्मक का नाम, कि नर युग्मक शुक्राणु होता है और मादा युग्मक क्या होता है? अंडाणु होता है। जैसे यदि मान लो आपको ये बोला जाता है कि नर युग्मक है जैसे, ठीक है, तो नर युग्मक ही होता है शुक्राणु। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण किस में होता है? वर्षण में। शुक्राणु का निर्माण किसके अंदर होता है? वर्षण में। मतलब मनुष्य है, उसमें पुरुष जो नर है उसके अंदर एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं? वर्षण पाए जाते हैं, जिसमें किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का। मादा है या महिला है, उसके अंदर एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं, मतलब 2 अंडाशय पाए जाते हैं, जिसमें किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। अब देखो ये क्या है? जनक है, नर कोशिका, और ये मादा कोशिका। अब इससे क्या बन गया? शुक्राणु बन गया, और क्या बन गया? अंडाणु बन गया। ये शुक्राणु बना है, ये क्या है? एन है। अंडाणु बना है, ये भी क्या है? एन है। मतलब जो नर युग्मक बना है शुक्राणु, वो भी तो क्या है? एन है। और जो मादा युग्मक बना है अंडाणु, वो भी क्या है? एन है। और एन का मतलब क्या होता है? अगुणित। मतलब ये कोशिका जो बनी है वो किस प्रकार की है? अगुणित कोशिका है। अब क्या होगा कि इनके मध्य क्या होगा? निषेचन। ठीक है, क्रॉस होगा। जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो किसका निर्माण होगा? युग्मनज का निर्माण हो जाएगा। जब नर युग्मक और मादा युग्मक है, दोनों आपस में मिल जाएंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा? युग्मनज का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब युग्मनज बन गया। अब जो युग्मनज बना है वो क्या है? 2n है। क्यों है 2n? देखो जो युग्मनज बना है, एक n ये हो गया और दूसरा n क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है, ये दोनों n मिलकर क्या बन गए? 2n बन गए। तो हम ये कह सकते हैं कि अगुणित कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? द्विगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती है। ठीक है, इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि अगुणित कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? द्विगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती है। ठीक है, अब देखो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगुणित द्विगुणित क्या होता है। इसका देखो मैंने मनुष्य उदाहरण देके ये समझा दिया है। ठीक है, इसका उदाहरण मैंने मनुष्य माना है, और युग्मक क्या होता है, द्विगुणित अगुणित कैसे बनते हैं, ये मैंने कंप्लीट बता दिया है। अब यदि आपको यही पूछा जाए कि द्विगुणित और अगुणित है, उसके अंदर अंतर बताइए। आपको यदि ये पूछा जाता है कि द्विगुणित कोशिका और अगुणित कोशिका है, उसके मध्य अंतर बताइए, तो आप लोगों को अंतर क्या लिखना है? जैसे पादपों के अंदर पूछा जाता है आपको। देखो यदि ये पूछा जाता है कि द्विगुणित और अगुणित है, उसके अंदर अंतर बताइए, तो अपने को अंतर क्या लिखना है कि द्विगुणित कोशिका जैसे पादप है, क्योंकि हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? पादपों का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, किसका अध्ययन कर रहे हैं हम? पादपों का अध्ययन कर रहे हैं।
तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, पादपों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो पादपों का अध्ययन हम कर रहे हैं। तो द्विगुणित कोशिका, जैसे पादप के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं, जैसे जड़, तना और पत्तियां होती है। इसमें क्या होता है कि ये क्या होती है, एक मुख्य पीढ़ी होती है, ठीक है। मतलब द्विगुणित पीढ़ी होती है। जैसे मान लो एक नई संतति बनती है, ठीक है, उस नई संतति के बनने में सबसे मुख्य पीढ़ी कौन सी होती है, द्विगुणित होती है। अगुणित ये क्या होती है, अल्पकाली। द्विगुणित किस प्रकार की होती है, अल्पकाली प्रकार की होती है। अब देखो पादपों के अंदर जो भाग होते हैं, जैसे जड़, तना व पर्ण, ठीक है। तो जड़, तना व पर्ण, इनके अंदर कौन सी पीढ़ी पाई जाती है, द्विगुणित पीढ़ी पाई जाती है। और अगुणित पीढ़ी में मतलब जैसे यदि मान लो कि मैं इसका ये बोलूं कि इसका अस्तित्व है, ठीक है, सीधा अगर मैं इसका ये बोलूं कि इसका अस्तित्व है, वो स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, किसका, अगुणित पीढ़ी का। तो आप लोग ये दो अंतर लिख सकते हो, द्विगुणित और अगुणित पीढ़ी है, उसमें अंतर लिख सकते हो। पहला तो आप अंतर ये लिख सकते हो कि द्विगुणित है उसको हम 2n से लिखते हैं, अगुणित है उसको हम किससे लिखते हैं, n से लिखते हैं, ठीक है। द्विगुणित पीढ़ी है वो क्या होती है, मुख्य पीढ़ी होती है। अगुणित पीढ़ी है वो अल्पकाली प्रकार की पीढ़ी होती है। द्विगुणित पीढ़ी है उसमें जड़, तना व पर्ण, इनके अंदर द्विगुणित पीढ़ी है वो पाई जाती है। और अगुणित, इसका किसी भी प्रकार का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। तो ये तो क्या हो गया, द्विगुणित और अगुणित हो गया, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे थे, आवर्तबीजी पादपों की परिभाषा। दोबारा सुन लेना, मैंने 3 परिभाषा बताई है। इन तीनों में से आपको जो परिभाषा अच्छी लगे आप लोगों को वही परिभाषा याद रखनी है। तो इसमें देखो मैंने पहली परिभाषा बताई है आवर्तबीजी पादपों में कि वे पादप जिनके या वे पादप जिनमें बीज फल के अंदर होते हैं उन्हें हम आवर्तबीजी पादप कहते हैं। दूसरी परिभाषा ये बताई है मैंने कि वे पादप जिनके बीज आवृत होते हैं उन्हें हम आवर्तबीजी पादप कहते हैं। और तीसरी परिभाषा मैंने ये बताई है कि वे पादप जिनमें द्विगुणित व अगुणित पीढ़ियाँ एकांतर क्रम में चलती रहती है उसे हम आवर्तबीजी पादप कहते हैं। तो ये तो क्या हो गई परिभाषा। अब देखो अपने को करना क्या है, आप लोगों को जितने भी ये ऑनलाइन क्लासेज हैं इसके अंदर आप लोगों को ये क्लास देख के अपने नोट्स बनाने, ठीक है। एक ही बढ़िया कॉपी लेके उसके अंदर कंप्लीट अध्याय है जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसका कंप्लीट आप लोगों को क्या करना है, नोट्स बनाना है। और नोट्स आपको किस प्रकार से बनाना है वो मैं आप लोगों को साथ में बता देता हूँ कि जैसे हमने पहला अध्याय प्रारंभ किया कि आवर्तबीजी पादपों में जनन, ठीक है। आवर्तबीजी पादपों में जनन लैंगिक, अलैंगिक और कायिक, ये नाम हो गया। उसके बाद में आपने हेडिंग लगा ली कौन सी, आवर्तबीजी पादप, उसमें मैंने परिभाषाएं बताई, ठीक है, तीनों परिभाषाएं वो लिख ली। उसके बाद में देखो ये मैंने बताया ये बेसिक है जिसकी जानकारी आपको आवश्यक है। मतलब यदि आप ये अध्याय पढ़ रहे हो तो इसके लिए आप लोगों को ये बेसिक है, ये भी जानकारी आवश्यक है। द्विगुणित क्योंकि ये आगे जितने भी हम अध्याय पढ़ेंगे, ठीक है, तो उन अध्यायों के अंदर ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। आगे के जितने भी पाठ हैं उनके अंदर ये बहुत काम आएगा। अब देखो आगे हम पढ़ते हैं। देखो अब हम क्या पढ़ेंगे कि आवर्तबीजी पादप है, ठीक है। अपने अध्याय कौन सा चल रहा है कि आवर्तबीजी पादप, ठीक है। जैसे मान लो कि ये मैं ऐसे लिखूं आवर्तबीजी, ठीक है। तो आवर्तबीजी पादप है, आवर्तबीजी पादपों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये इन पादपों का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है।
मतलब सबसे पहले यदि मैं ये कहूँ कि एक शब्द बताऊँ मैं आपको कि वर्गीकरण, क्या बोला मैंने, वर्गीकरण होता क्या है, कि वर्गीकरण क्या होता है, वर्गीकरण किसे बोलते हैं, कि जितने भी पादप है या जीव जंतु है, या मैं ये कहूँ कि सजीव है, उनको विभिन्न वर्गों में विभाजित करना, अलग अलग वर्गों में रखना क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। अब वर्गीकरण है वो क्यों किया जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा जीव पाए जाते हैं, मतलब असंख्य जीव है वो पृथ्वी पर पाए जाते हैं, और उन असंख्य जीवों के बारे में अध्ययन करना बहुत मुश्किल होता है, मतलब उन सब जीवों के बारे में हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन सभी जीवों के बारे में अध्ययन को आसान बनाने के लिए क्या किया जाता है, जीवों का क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, अब क्या किया गया कि जीवों का वर्गीकरण किया गया, तो उन्हें किस में बांटा, जगत में बांटा। किस में बांटा, जगत में, अलग अलग जगतों में रख दिया। जैसे मान लो कि प्राणी है तो प्राणियों को रख दिया, पादप है तो पादपों को अलग जगत बना दिया। तो इसके लिए देखो क्या हुआ कि जगत बनाई गई। इसमें सबसे पहले क्या हुआ कि द्विजगत पद्धति बनाई गई। सबसे पहले कौन सी पद्धति बनाई गई, द्विजगत पद्धति बनाई गई। उसके पश्चात त्रिजगत पद्धति बनाई गई, और उसके बाद में चतुर्जगत पद्धति बनाई गई, और अंत में 5 जगत पद्धति, ठीक है, वो बनाई गई। ये आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। और अगर मान लो 11वीं क्लास के अंदर ये दिया हुआ है कि वर्गीकरण क्या होता है, ठीक है, विभिन्न पद्धतियां उनके बारे में भी दिया हुआ है। यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आगे के अपने अध्याय आएंगे, उनके अंदर हम इन पद्धतियों के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, आज मैं केवल कौन सा बताऊंगा कि 5 जगत वर्गीकरण या 5 जगत पद्धति। कौन सी के बारे में मैं बताऊंगा कि 5 जगत पद्धति है वो किस प्रकार से बनाई गई। इसके लिए देखो हमें सन 1969, देखो हम इस शब्द को निकाल रहे हैं, इस शब्द की हम खोज कर रहे हैं, किसकी, आवर्तबीजी की। सन 1969 में एक वैज्ञानिक आता है R.H. वेक्टर। वैज्ञानिक का नाम क्या है, R.H. वेक्टर। R.H. वेक्टर ने 5 जगत वर्गीकरण है दिया, या 5 जगत पद्धति, पंच जगत पद्धति जिसको हम बोलते हैं, किसने दिया, R.H. वेक्टर ने। कब दिया, सन 1969 में। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, आगे भी ये प्रश्न आप लोगों के काम आएगा, क्योंकि जो भी आगे आप एग्जाम दोगे कंपटीशन के या फिर नीट की आप तैयारी करोगे तो उसके अंदर भी ये प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि 5 जगत वर्गीकरण या पंच जगत पद्धति है वो किसने दी थी, R.H. वेक्टर ने। कब दी थी, सन 1969 के अंदर ये दी थी। अब क्या हुआ कि किस प्रकार से दी, R.H. वेक्टर ने क्या किया कि 5 जगत वर्गीकरण बना दिया। अब 5 जगत वर्गीकरण है वो कौन कौन से बनाए, तो सबसे पहला कौन सा बना दिया, मोनेरा। सबसे पहला कौन सा बना दिया, मोनेरा बना दिया। दूसरा बनाया, कौन सा बनाया, प्रोटिस्टा बना दिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी, एनिमीलिया। देखो 5 जगत बनाए गए। 5 जगत कौन कौन से बनाए गए, पांचों के अपने को याद रखने नाम। ठीक है, कौन कौन से 5 जगत बनाए गए थे, सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमीलिया। ये 5 जगत बनाए गए। किसने बांटा, R.H. वेक्टर ने। 5 जगत पद्धति किसने दी, R.H. वेक्टर ने। इसने क्या किया कि जितने भी सजीव हैं पृथ्वी पर, जितने भी सजीव पाए जाते हैं उन सजीवों को कितने भागों में बांट दिया, 5 भागों में। ठीक है, कौन कौन से हो गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमीलिया है वो हो गए। अब देखो इसके अंदर किन किन जीवों को रखा जाता है। जैसे मोनेरा है, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक जीव है।
ठीक है। मोनेरा के अंदर किसको रखा गया? जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव थे उनको किसके अंदर रखा गया? मोनेरा में। प्रोकैरियोटिक जैसे बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, ठीक है। बैक्टीरिया व नील हरित शैवाल है उसको किसके अंदर रखा गया? मोनेरा में, ठीक है। मोनेरा में किसको रखा गया? प्रोकैरियोटिक जीव हैं, या हम ये कहें कि बैक्टीरिया व नील हरित शैवाल है उनको किसके अंदर रखा गया? मोनेरा में रखा गया। उसके पश्चात दूसरा बना था प्रोटिस्टा, जिसमें किसको रखा गया? यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। यूकैरियोटिक व एक कोशिकीय जीव हैं उनको किसके अंदर रखा गया? प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। जितने भी यूकैरियोटिक जीव हैं व जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं उनको किसके अंदर रखा गया? प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। अब देखो तीसरा है कवक, जिसमें इसमें देखो एक विशेषता, प्रोटिस्टा की एक विशेषता बताता हूं, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कि प्रोटिस्टा है उसको जंतु जगत व पादप जगत, जंतु जगत व पादप जगत, ठीक है, इन दोनों के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। किसको माना जाता है? प्रोटिस्टा को, ठीक है। प्रोटिस्टा को क्या माना जाता है? जंतु जगत व पादप जगत है उसके बीच की योजक कड़ी किसको माना जाता है? प्रोटिस्टा को माना जाता है। अब हम बात करेंगे कवक। यदि कवक का मैं आप लोगों को अपनी सामान्य भाषा में समझाऊं कि होते क्या है, कि जैसे जो हम रोटी बनाते हैं, ठीक है, जो रोटी हम खाते हैं, यदि उसको कुछ समय तक खुला छोड़ दे, कुछ समय जैसे 12 घंटे या 24 घंटे तक उसको खुले स्थान पर छोड़ दिया जाए, तो उस पर क्या बन जाती है? एक फफूंद के समान संरचना बन जाती है, ठीक है। एक परत जम जाती है जिसको हम फफूंद बोलते हैं, वही क्या होते हैं? कवक के होते हैं, ठीक है। ये किस प्रकार के होते हैं? परजीवी। किस प्रकार के होते हैं? परजीवी, मृतोपजीवी और परपोषी। किस प्रकार के होते हैं ये? परजीवी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं और क्या होते हैं ये? परपोषी होते हैं, ठीक है। कवक के परजीवी भी होते हैं, मृतोपजीवी भी होते हैं और क्या होते हैं? परपोषी भी होते हैं। होते क्या हैं? जैसे परजीवी जो दूसरों के सहारे अपना जीवन यापन करता है उसे हम क्या बोलते हैं? परजीवी बोलते हैं, ठीक है। मृतोपजीवी जो मरे हुए जीव जंतु है उसको भोजन के रूप में ग्रहण करता है उसे हम क्या बोलेंगे? मृतोपजीवी। और परपोषी जो दूसरों से बनाया हुआ भोजन है वो खाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? परपोषी बोलेंगे। अब देखो तीसरा है प्लांटी, इसको हम क्या बोलते हैं? पादप जगत या वनस्पति जगत भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम होता है पादप जगत या वनस्पति जगत। इसमें किसको रखा गया है कि जो प्रकाश से संश्लेषण करते हैं, ठीक है। मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उन सभी को किस में रखा? प्लांटी या पादप जगत में। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करते हैं, तो जितने भी हरे पादप जिनमें पर्णहरित पाया जाता है, तो जितने भी हरे पादप हैं वो सब क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो प्लांटी जगत में किसको रखा गया? जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उन सभी को किसके अंदर रखा गया? प्लांटी जगत में रखा गया। और अंतिम है जो कौन सा है? एनिमिलिया, जिसके अंदर हमें रखा गया, या हम ये कहें कि वनस्पतियां जितने भी प्राणी हैं उनको किसके अंदर रखा गया? एनिमिलिया में। इसमें यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव हैं, यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय। देखो यहां पे यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव है, एनिमिलिया या प्राणी जगत हम इसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है?
प्राणी जगत होता है। तो एनिमेलिया के अंदर यूकैरियोटिक व बहुकोशिकीय जीव हैं, उनको रखा जाता है। एनिमेलिया के अंदर किसको रखा जाता है? यूकैरियोटिक व बहुकोशिकीय जीव हैं, उनको रखा जाता है। तो ये तो क्या हो गए 5 जगत, और उनके बारे में सामान्य जानकारी कि कौन से जगत को किसके अंदर रखा जाता है। ठीक है, हम अध्ययन करेंगे आवर्तबीजी। तो इन 5 में से आवर्तबीजी पादप किन में से निकलेगा? नाम आया है पादप, तो पादप जगत कौन सा है? प्लांटी। ठीक है, अब हम अध्ययन किसका करेंगे? प्लांटी का अध्ययन करेंगे। देखो देखो प्लांटी, पादप, जगत। ठीक है, इसका आप कुछ भी नाम बोल सकते हो कि प्लांटी जगत या पादप जगत या वनस्पति जगत है, ये किसमें से कोई भी नाम बोल सकते हो। पादप जगत है, उसको कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। पादप जगत है, उसको कितने भागों में बांटा? 5 भागों में। अब 5 भाग कौन कौन से थे? तो इसके अंदर देखो, सबसे पहला भाग था, वो था थैलोफाइटा। दूसरा भाग कौन सा था? ब्रायोफाइटा। तीसरा भाग था, वो कौन सा था? टेरिडोफाइटा। और चौथा भाग जिसको हम कब से ढूंढ रहे हैं, है ना, जो कौन सा था? आवृत्ति बीजी। और 5वां भाग क्या था? अनावृत्ति बीजी। ठीक है, चौथा भाग कौन सा था? आवर्त बीजी, जिसको हम कब से ढूंढ रहे हैं, जिसे हम आवर्त बीजी, उसको हम क्या बोलेंगे? एंजियोस्पर्म। और अनावर्त बीजी है, उसको हम क्या बोलेंगे? जिम्नियोस्पर्म भी कहते हैं। तो हम किसके ढूंढ रहे थे? आवर्त बीजी को। निकल के आ गया आवर्त बीजी। कहाँ से आया? सबसे पहले देखो 5 जगत बने। कौन कौन से बने थे 5 जगत? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी व एनिमेलिया। ये 5 जगत बने। इन 5 में से जो चौथा जगत था प्लांटी, ठीक है, उसको वापस कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा। कौन कौन से भाग थे? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आवर्त बीजी व अनावर्त बीजी। ये वापस क्या बने? 5 भाग बने। ठीक है, अब ये वापस क्या बन गए? 5 भाग बन गए। अब देखो, जब ये वापस 5 भाग बन गए हैं, इसमें जो चौथा भाग है वापस, वो क्या बना? आवर्त बीजी। ठीक है, तो ये आवर्त बीजी जो अपने अध्याय है वो चल ही रहा है। अब आवर्त बीजी पादप होते हैं, इसमें क्या पाए जाते हैं? जो बीज पाए जाते हैं। बीज किसके अंदर पाए जाते हैं? फल में। फल में। बीज किसके अंदर पाए जाते हैं? फल के अंदर पाए जाते हैं। और आवर्त बीजी पादप है, उनके बीज है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, विशेषता, आवर्त बीजी पादपों की विशेषता देखो। आवर्त बीजी पादपों में जो बीज पाए जाते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं? फल के अंदर पाए जाते हैं, जो हमने परिभाषा के अंदर पढ़ा है। ठीक है, आवर्त बीजी पादपों में जो बीज पाए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है एक बीज पत्री, और दूसरा होता है द्विबीज पत्री। ठीक है, पहला तो कौन सा है? एक बीज पत्री, और दूसरा कौन सा है? द्विबीज पत्री। आप लोगों को ये जानना आवश्यक है, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि एक बीज पत्री किसे कहेंगे? वह बीज जिसमें केवल एक बीज पत्र पाया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? एक बीज पत्री कहते हैं। और द्विबीज पत्री किसे बोलते हैं? कि वह बीज जिसके अंदर 2 बीज पत्र पाए जाते हैं। कैसे? जैसे मान लो कि ये कोई बीज है एक, ठीक है, एक बीज ये है, यदि इसको मैं तोड़ूं तो ये अनेक भागों में टूट जाता है, अनेक इसके खंड हो जाते हैं। यदि मैं इसको तोड़ूं तो ये 2 बराबर भागों में टूट जाता है।
इसके दो बराबर भाग बन जाते हैं। जैसे चना होता है ना, ठीक है, चने को यदि हम बीच में से तोड़ें तो वो क्या बनेगा, दो बराबर भागों में बंट जाएगा, ठीक है। तो वो कौन सा हो गया, द्विबीजपत्री। और एक बीजपत्री है, उसको यदि दो भागों में तोड़ें तो वो दो बराबर भागों में नहीं टूटता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक बीजपत्री, ठीक है। तो इसमें बीज कितने प्रकार के पाए जाते हैं, दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक कौन कौन से, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। होता क्या है ये बता दिया मैंने। तो देखो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार दोबारा रिवीजन करना आप लोग, कि सबसे पहले हम आवर्तबीजी पादपों की परिभाषा क्या होती है ये पढ़ा हमने। उसके बाद में आज की क्लास में हमने 5 जगत वर्गीकरण जो RH वेक्टर ने दिया उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने 5 जगत में से जो चौथा जगत था प्लांटी, उसके बारे में पढ़ा। और उसके पश्चात उसमें से हमने आवर्तबीजी को है वो निकाला बाहर। और आवर्तबीजी के बारे में हमने ये पढ़ा कि आवर्तबीजी पादप है उनके अंदर जो बीज पाया जाता है, आवर्तबीजी पादप है उनके अंदर क्या पाया जाता है, जो बीज पाया जाता है उसमें दो पत्र पाए जाते हैं। एक तो होता है एक बीजपत्री और दूसरा कौन सा होता है, द्विबीजपत्री पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमने आज की क्लास के अंदर पढ़ा। आगे की अपनी जो भी क्लासें होगी उसके अंदर हम आवर्तबीजी पादपों में जनन किस प्रकार से होता है, जनन की कौन कौन सी विधियां हैं वो काम में आती है, उन सब के बारे में हम आगे की क्लास है उसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास अपनी इतनी ही रहेगी। धन्यवाद।